हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बोरिंग स्कूल। और मैं हूं ऋषभ सर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी, एंड आई एम हैविंग ओवर 11 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स। आज मैं इस क्रैश कोर्स में आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक और इंटरेस्टिंग ऑल्दो थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जो है एंट्रोपी। तो चलिए लेट्स अनलॉक द मिस्ट्री बिहाइंड द केमिस्ट्री ऑफ एंट्रोपी। अब देखो, बात यहां से स्टार्ट होती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो बोलता है कि एनर्जी का ट्रांसफर होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है दैट देयर विल बी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। लेकिन किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा एनर्जी का, दैट इज नॉट गिवन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसके लिए है हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, किस डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अब इसी को आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमें देखना होगा कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब वो प्रोसेस जो खुद से हो जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से नहीं होगा, हमें किसी एक्सटर्नल एजेंट के हेल्प से उस प्रोसेस को करवाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहां से अगर बॉल को ड्रॉप करता हूं, मैं इस हाइट से बॉल को ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा, बॉल खुद से नीचे जाएगा, राइट। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक कप चाय है, वो खुद से ठंडा हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। बट खुद से गर्म होना वो खुद से नहीं होगा कभी, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसको गर्म करने के लिए मुझे कुछ एक्सटर्नल एजेंट का हेल्प लेना पड़ेगा, तो वो मेरा एग्जाम्पल किसका हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अब बात ये उठा कि हम किसी भी प्रोसेस को देख के कैसे बताएंगे कि वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो स्टार्टिंग में ये सोचा गया कि हो सकता है कि जिस भी प्रोसेस में एनर्जी डिक्रीज हो रही हो वो स्पॉन्टेनियस हो, एंड जिसमें एनर्जी इंक्रीज हो रही हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो। अब देखो, मेन पॉइंट क्या था कि हमें ये पता है कि हर सिस्टम चाहेगा स्टेबल होना, हर सिस्टम चाहेगा स्टेबल होना। अब स्टेबिलिटी से हमें समझ आता है कि एनर्जी कम होनी चाहिए, तो इसलिए हमने कहा कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो हो सकता है स्पॉन्टेनियस हो, और एंडोथर्मिक जो प्रोसेस है वो हो सकता है नॉन स्पॉन्टेनियस हो। मतलब हम ये बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक विल सपोर्ट स्पॉन्टेनिटी, एंडोथर्मिक विल सपोर्ट नॉन स्पॉन्टेनिटी। बट फिर मुझे ऐसे बहुत सारे प्रोसेस मिले जो कि एंडोथर्मिक भी थे और स्पॉन्टेनियस भी थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने हाथ में आइस रखता हूं, तो आइस क्या होगा, विथ टाइम मेल्ट होगा। सो मेल्टिंग ऑफ आइस विल बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड वो मेल्टिंग खुद से होगा, राइट। वो मेल्टिंग खुद से होगा, इसलिए मैं बोलूंगा कि वो मेल्टिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और मेल्टिंग ऑफ आइस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब यहां पर ये मिला कि जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो मेरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी है। ठीक है, तो अभी तक चीजें क्लियर हो गई। मुझे देखना है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा। चलो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। चलिए, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने ये बोला कि मुझे चेक करना स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो ये आइडिया मिल गया कि एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। तो अब हम एनर्जी के बेसिस पे सिर्फ ये नहीं बता सकते कि प्रोसेस मेरा स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो मुझे वहां पर कुछ और भी फैक्टर लाना पड़ेगा जो बताए ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उसके बाद और रिसर्च करने के बाद ये पता लगा कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है दे ऑल लीड टू डिसऑर्डरनेस। उसमें क्या होगा, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगा या रैंडमनेस इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन ये उठा कि डिसऑर्डरनेस तो ठीक है, बट हम इसको मेजर कैसे करेंगे, इसको मेजर कैसे करेंगे। तो उसको मेजर करने के लिए हमने जो टर्म लिया उसको बोलते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी ही आज का टॉपिक है। और ये एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज अ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। इट इज मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, मेजरमेंट डिसऑर्डरनेस। अब ये तो हो गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इट इज मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। रिप्रेजेंट किसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस,
represented by S. ये जो है मेरा एंट्रोपी, इट इज अ स्टेट फंक्शन. इट इज अ स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन मीन्स ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ विच इज फॉलोड फॉर द चेंज ऑफ स्टेट. तो सिर्फ स्टेट इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इसको क्या बोला हमने, स्टेट फंक्शन. अच्छा, आगे ये जो होता है इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ये क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, if I have to define change in entropy ds, then that is equal to q reversible upon t. ds जो होगा वो क्या होता है, इट इज q reversible upon t. ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया एंट्रोपी चेंज का. अगर मुझे टोटल एंट्रोपी चेंज निकालना है डेल्टा s, आई कैन राइट इट इज इक्वल टू इंटीग्रल q reversible अपॉन t. तो एंट्रोपी चेंज हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर निकालते हैं, वो भी ध्यान रखना. अगर मुझे कंपेयर करना है एंट्रोपी, तो एंट्रोपी सॉलिड, एंट्रोपी लिक्विड और एंट्रोपी गैस को कंपेयर करते हैं, तो मुझे पता है सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशन मोशन होता है, पार्टिकल अपने पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं, तो उस वजह से इसकी रैंडमनेस क्या होगी, सबसे कम होगी. और गैसेज में देयर इज ब्राउनियन मोशन, काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल के पास, जिस वजह से वो ज़्यादा डिसऑर्डर हो सकता है. इस वजह से रैंडमनेस सबसे ज़्यादा किसका होगा, गैस का, सबसे कम किसका होगा, सॉलिड का. अच्छा, ये चेंज कैसे होगा, तो ये फैक्टर आपको ध्यान रखना है दैट इफ देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर देन रैंडमनेस विल इंक्रीज. इफ देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम देन रैंडमनेस विल इंक्रीज. इफ देयर इज डिक्रीज इन प्रेशर then also randomness will increase. If there cyclization हो रहा है, तो वहाँ पे randomness जो होगा वो decrease होगा. कुछ important example, boiling of egg में क्या होगा, randomness, boiling of egg में randomness increase होता है. ये important example है. important क्यों है, क्योंकि मुझे दिखेगा कि before boiling एग के अंदर सारा लिक्विड स्टेट में होता है और बॉइलिंग के बाद सॉलिड स्टेट में हो जा रहा है, तो मुझे लगेगा रैंडमनेस डिक्रीज होगा, बट यहाँ पे रैंडमनेस क्या होता है, इंक्रीज होता है. नेक्स्ट, स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़, यहाँ पे रैंडमनेस क्या होता है, डिक्रीज होता है. ठीक है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाए तो, नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज हो जाए तो उस केस में भी रैंडमनेस क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है. तो दीज आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द रैंडमनेस. अब डेल्टा एस मुझे निकालना है फॉर डिफरेंट प्रोसेस. डेल्टा एस तो इसमें इंपॉर्टेंट है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस. सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पहले समझते हैं. तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस हो जाएगा 2.303 nr log of v final upon v initial. ये सारा किसके लिए है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. अभी जो भी प्रोसेस देख रहे हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा. नेक्स्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस. फॉर आइसोबारिक प्रोसेस डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 n times Cp log of T final upon T initial. Third one is isochoric process. For isochoric process delta S जो होता है वो होगा 2.303 n times Cv log of T final upon T initial. फोर्थ मेरा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस. फोर्थ इज एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट,
there is no exchange of heat, which means delta S जो होगा वो 0 होगा. There is no change of entropy in this process. That's why it is also known as isoentropic process. इस process को हम isoentropic process भी बोलते हैं. It is also known as isoentropic process. Isoentropic कहने का मतलब हुआ कि एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं होगा. अच्छा, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वी ऑल्सो नो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस which is in equilibrium at each stage, I can write delta S universe will be equal to 0, which means delta S system plus delta S surrounding, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस ऑफ सिस्टम. तो इसमें भी क्वेश्चन कभी कभी तुमसे पूछ सकता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा. तो अगर मैं डेल्टा एस सिस्टम निकाल सकता हूँ तो उसके हेल्प से मैं डेल्टा एस सराउंडिंग भी निकाल सकता हूँ. सो दिस इज अबाउट एंट्रोपी चेंज फॉर ऑल डिफरेंट प्रोसेस. अब मुझे ये पता लग गया फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, for a process to be spontaneous, डेल्टा एस यूनिवर्स जो होना चाहिए वो मेरा पॉजिटिव होना चाहिए. ये मेरा की पॉइंट है. फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी पॉजिटिव. अब डेल्टा एस यूनिवर्स निकालने के लिए मुझे डेल्टा एस सिस्टम निकालना होगा और डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना होगा. डेल्टा एस सिस्टम तो हम निकाल सकते हैं बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. तो अब इसको कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को. तो वहाँ पर हमने क्या सोचा कि क्यों ना एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया जाए जो सिर्फ सिस्टम को देखकर ही बता दे कि वेदर द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. और वो जो फंक्शन मेरा, दैट फंक्शन इज आवर गिब्स फंक्शन. गिब्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बाई जी से रिप्रेजेंट करेंगे गिब्स फंक्शन को. ये भी ध्यान रखना, g इज इक्वल टू मैथमेटिकली इट इज h माइनस ts. अब h तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका मतलब g की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ g. क्या कैलकुलेट होगा, तो चेंज इन g वी कैन कैलकुलेट. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एंड इट इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन. ये जो है मेरा स्टेट फंक्शन भी होता है. इट इज अ स्टेट फंक्शन. तो आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और स्टेट फंक्शन का मतलब अभी तक